उम्मीद है उनसे हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं कि आप हमें माफ कर देंगे और अगली बार कभी न कभी आपका भी मौका आएगा, आपको भी टिकट मिलेगा। आपसे हम क्षमा याचना करते हैं। ये कैलाश मिश्रा हैं, भोपाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष। कैलाश निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद नाराज कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं। नाराज या बगावत पर उतारू कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक मंचों से इस तरह से मनाने के नजारे शायद पहले कभी नहीं देखे गए हों। कैलाश मिश्रा अकेले ऐसे नेता नहीं है जो कार्यकर्ताओं को मना रहे हों। कांग्रेस संगठन में नीचे से लेकर शीर्ष तक बागियों के लिए ऐसी ही नर्म भाषा बोली जा रही है। यहाँ तक कि दो टूक बात करने के लिए जाने जाने वाले दिग्विजय सिंह भी रूठे हुए कार्यकर्ताओं के पैर पकड़ने की बात कह रहे हैं। प्रति भी एहसास मानना चाहिए। जो लड़ रहे हैं, मेरे कमलनाथ जी ने ठीक कहा कि जो वार्ड मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म खींच लिए, उनके पैर पकड़ना चाहिए, उनकी मान मनोबल करना चाहिए और अपना व्यवहार भी ऐसा रखना चाहिए जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो। मैं भी इस बात की कोशिश कर रहा हूँ सभी जगह जहाँ जहाँ फॉर्म जिन्होंने वापस ले लिया है उनके घर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है नाराज कार्यकर्ताओं के प्रति सिर्फ कांग्रेस में ही रुख नर्म है। बीजेपी में भी इस बार कार्यकर्ताओं की नाराजगी नजर आई है, लेकिन पार्टी ने अनुशासन का डंडा चलाने से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मनाने और समझाने में ज्यादा भरोसा जताया है और इसका असर भी दिखा है। करीब 2200 बागी कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन फॉर्म वापस उठा लिए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसके कार्यकर्ताओं ने 22 तारीख को 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अपने नाम वापसी लिए। इसके बाद भी कुछ रह गए थे तो उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कुछ स्थानों पर नाम वापसी की है और पार्टी के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है। और ऐसे कार्यकर्ता इसके बाद भी अगर जो मैदान में हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो। अगर उसने वो मैदान में है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एमपी में इस निकाय चुनाव में सियासत की नई संस्कृति नजर आ रही है और ये दोनों तरफ से दिख रही है। सियासत में जिस तरह से आजकल आया राम गया राम का दौर चल रहा है, इस संस्कृति को एक नई मजबूरी के तौर पर भी देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कि किस तरह से नाराज पर सियासत नर्म हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक दिन पहले भी हमने बात की इसी विषय पर, इसी से मिलते जुलते विषय पर, और बात यही थी कि वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसा अपराध तो नहीं कर दिया। राजनीति में आखिर कोई आया है तो क्यों आया? जाहिर है वो चुनाव लड़ने के लिए आया है। और बी फॉर्म का गणित आप और हम सब जानते हैं कि जब तक सांस तब तक आस, और कई बार नेता भी इस आश्वासन के साथ मैदान में डटे रहने के लिए मजबूर करते हैं कि हो जाएगा, हम करा लाएंगे। चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे वीडी शर्मा जी हों, हम करा लाएंगे, आप तो डटे रहो, अभी फॉर्म विड्रॉ मत करो। लेकिन जब आखिरकार बी फॉर्म नहीं मिलता है तो उम्मीदें टूटती हैं और फिर नाराज़गी के साथ गुस्सा, निराशा सब कुछ होता है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जो लोग चुनाव में टिकट के हकदार नहीं होते हैं और बी फॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको आप कम से कम प्रेम से, मोहब्बत से बात करके सियासत का एक नर्म चेहरा उनकी तरफ तो कर ही सकते हैं। सवाल ये भी है कि सियासत का ये नर्म चेहरा कितनी गहराई से ये एहसास कराने में कामयाब होगा कि वाकई आपके साथ एक गलती तो हो गई है, लेकिन हम आपको आगे मौका देंगे। क्योंकि अभी आप कितना भी किसी भी तरीके से समझा लें, वो व्यक्ति चुप होकर बैठ ज़रूर जाएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा खुराफात या सबोटाज ज़रूर कर सकता है जो चुनावी संभावनाओं को, चाहे वो बीजेपी की हों चाहे कांग्रेस की हों, उसको नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो अब दोनों ही पार्टियों की कलाकारी इसी में है कि वो न सिर्फ इस पर निगाह रखें, बल्कि नर्म सियासत का एक असली चेहरा ऐसा भी सामने रखें कि ये लोग जो नाराज़ हैं, जिनका दिल टूटा है,
जो तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, उन्हें ये ज़रूर लगे कि इस बार ठीक है हमें मौका नहीं मिला, लेकिन अगली बार मौका ज़रूर मिलेगा। और जिन्हें ये एहसास कराने में बीजेपी और कांग्रेस कामयाब नहीं होंगे, तय मानिए वहाँ भितरघात और सैबोटाज की आशंका बहुत अधिक होगी। आज इसी पर हम बात करेंगे कि नर्म सियासत का ये चेहरा कौन किस ताकत से कार्यकर्ताओं तक पहुंच पाएगा। दिग्विजय सिंह इसके माहिर कारीगर हैं। बीजेपी में संगठन समग्र रूप से इसके लिए पहचाना जाता है, लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि जो बहुत तरीके से और सलीके से ये काम कर पाएगा, ये सर्जरी कर पाएगा, वो अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। युवा नेता और प्रवक्ता हैं। उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बहुत ही सुमधुर हिंदी के प्रतिनिधि राजनेता भी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह से आप देखते हैं कि सियासत का ये जो नर्म चेहरा है, ये किस तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए कारगर और असरदार साबित हो सकता है? देखिए शरद जी, बेहद संवेदनशील दौर में दोनों राजनीतिक दल हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है वो 2023 के जो विधानसभा चुनाव का एक रिहर्सल है, और इस रिहर्सल में किसी ने भी चूक की, क्योंकि आप देखिए कि तलवार की धार पर चलने जैसा है। यदि आप लोग बगावत कर रहे हो और आप कोई कठोर कदम उठा दें, पार्टी में आपका और कमज़ोर हो जाए, तो आगे फिर वो नुकसान हो सकता है। तो आप देखिए, अभी तक किसी भी दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अभी किसी को अपनी पार्टी से निकाला नहीं है। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई मैदान में है तो वो नुकसान ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो जुड़े रहें। यदि किसी तरह से मैनेज हो सकता है तो वो कर दें, क्योंकि कांग्रेस में आप देखेंगे ना, इस तरह की तस्वीरें कभी देखने को ही नहीं मिलती थी, क्योंकि कैंडिडेट को खुद अपना जो है मैनेजमेंट करना होता था। लेकिन अब कांग्रेस जो है सीनियर लीडर उसमें लगे हुए हैं कि कोई बगावत ना हो, नुकसान ना हो पार्टी को, और फिर कमलनाथ जी कहें कि आप पाँव पकड़ लीजिए। तो इस तरह की बातें कभी कम से कम कांग्रेस में नहीं सुनाई देती थी। आज वो जा रही है तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के काडर और संगठन को जिस तरह से उन्होंने समझा है, और वो ये मानते भी हैं कि उनका मुकाबला एक संगठन से, तो फिर आपको लोगों को कहीं ना कहीं अपना उनको संभाल के रखना होगा। और कांग्रेस की यही रणनीति है, वो वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि यदि कहीं हैं भी, यदि 2200 लोग वापस ले लिए, और भी जगह हैं छोटे, क्योंकि इतना छोटा चुनाव है, थोड़ा सा देर से सामने आते हैं कि ये पार्टी का ही आदमी है, ये नुकसान कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी तस्वीर उभरे वो ऐसी हो 23 की रणनीति के हिसाब से सुविधाजनक हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब्बास हफीज़ साहब, क्या कहेंगे आप? शरद जी, सब दोनों पार्टीज अगर देखा जाए तो परिवार एक परिवार के रूप में होता है। हमारे ही सब साथी हैं जो उतरे हैं चुनावी मैदान के अंदर, उनको उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं शायद टिकट हासिल करेंगे, लेकिन सर्वेस के आधार के ऊपर जब कमलनाथ जी ने टिकट वितरण किया, जनता के बीच में जो लोकप्रिय रहा उसको टिकट मिला, तो जाहिर सी बात है कि जब एक को टिकट मिलेगा तो 3 को नहीं मिलेगा। विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगरीय निकाय हो, ग्राम पंचायत में समर्थन की बात हो, तमाम जगह पे यही होगा, किसी भी पार्टी का हो। अब ऐसे में कुछ लोग उम्मीद नहीं हारते हैं, संगठन में काम करते हैं, आगे के लिए अपने रास्ते तलाशते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डू और डाई की स्टेज आ गई, जो दूसरे लोगों की बातों में आके फिर वो पर्चा भर देते हैं। अब पर्चा वापस लेने से पहले अगर उनको मना लिया जाता है हर पार्टी में तो अच्छी बात होती है। हमारे यहाँ के ऊपर हमारे डंडा चलाने का काम नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कठोर निर्देश जारी किए थे कि कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आप फिर देखेंगे, तो इस तरह का हमने शुरू से अप्रोच ये रखा कि हम एक प्रेम भाईचारे के साथ अपने साथियों को मनाकर और चुनावी मैदान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई एज नहीं लेने देंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। अगर वोट बिखरेगा तो नुकसान होगा। हमारे लगभग ज़्यादातर प्रत्याशी जो थे, जो बागी होकर खड़े हुए थे, बागी ये कहेंगे या यूँ कह दें कि जो अलग एक रास्ता चुन के खड़े हुए वहाँ पर अपने अधिकार समझ के, तो उन्होंने भी समझा और उन्होंने ज़्यादातर ने विड्रॉ किया।
माननीय दिग्विजय सिंह जी समन्वय के लिए जाने जाते हैं। कमलनाथ जी ने अपने रास्ते बिल्कुल खोले हुए हैं। जो लोग कमलनाथ जी के घर पर भी बुलाया गया, कई जगह के ऊपर बातचीत हुई, कई जगह पे उनको अलग अलग काम दिए, जिम्मेदारियां दी और सब हम एक हैं। माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, मध्य प्रदेश का दोबारा जनता का जनादेश जो था उसको पुनः स्थापित करना है। ऐसी चीज़ के लिए आज हमको हमारे निजी हित पीछे रख के जनता के हितों को आगे रखना है और हमारा हर प्रत्याशी जो बना कार्यकर्ता वो ये बात समझता है कि हम अपने वोट का बिखराव नहीं करेंगे। लेकिन दुखद ये है कि भाई अपनी पार्टी का तो संभालना सही है शरद जी, पर दूसरी पार्टी के ऊपर लोगों को बिठाने पर आ जाएं, पर्चे वापस लेने के ऊपर आ जाए तो ये लोकतंत्र को दागदार करना है। आपको और सबको मालूम है कि ये तो ऐसा चुनाव हो गया लोकल बॉडी के पार्टी जो सत्ता के अंदर है उनके ऊपर आरोप लगने लगे कि उन्होंने हमारे पार्षद प्रत्याशियों के घर छापे तक पड़वा दिए, ईओडब्ल्यू तक के ऊपर बात आ गई, एक पार्षद प्रत्याशी तक। तो मुझे लगता है कि इस तरह हमें नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी अपनी पार्टी के तो काम करना चाहिए, पर लोकतंत्र को दागदार करने वाले काम, बौखलाहट जो हार की दिखे किसी को, वो अगर करे तो ये अच्छा नहीं होगा। उमेश जी सुनिए, आपने बात, एक गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं अब्बास हफीज साहब की राजनीतिक दृष्टि से प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पर भी आपका जवाब अपेक्षित है। और दूसरा, किस तरह से एक बात और उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी में तो सख्त अनुशासन का चाबुक या डंडा चलता है, हमारे यहाँ प्रेम, खुलूस और मोहब्बत की बात होती। बहरहाल दोनों चीज़ों पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। जी उमेश जी। जी शरद जी, मुझे लग रहा है कि बागी शब्द जैसा तो शब्द अगर उपयोग करा जाता है तो ये किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए अपने कार्यकर्ता के प्रति एक नैतिक पाप है। कामना युक्त ठीक शब्द है कि कार्यकर्ता कामना युक्त होता है और ये कामना स्वाभाविक होती है। वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। एक समय महाविद्यालयीन चुनाव हुआ करते थे, छात्र संघ में 8-10 साल तक की एक सक्रिय राजनीति, प्राथमिक राजनीति की पाठशाला के रूप में किसी को भी अवसर प्राप्त होता था। विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लेते थे, महाविद्यालय का चुनाव लड़ते थे, तो 5, 7, 8 साल तक ये जो महाविद्यालयीन जीवन होता था इसमें बहुत सारी राजनीतिक इच्छाओं की कामना पूर्ति हो जाती थी। अब चूंकि सबसे पहला चुनाव ही नगर निगम का होता है क्योंकि महाविद्यालयीन चुनाव समाप्त हो गए हैं, तो अनेकों कार्यकर्ता होते हैं जो कामना युक्त हो जाते हैं और इस कामना युक्त होने को हम बुरा भी नहीं मानते हैं। पर ये जो कामना है, ये अगर संगठन ने कोई निर्णय कर लिया है, बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार करके पार्टियों को निर्णय करना पड़ता है। परिवार बड़े हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का परिवार हो या भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो, दोनों के परिवार बड़े हैं, तो कामना युक्त कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत अधिसंख्य होती है। और बहुत सारे कामना युक्त कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं कि जो समान सामर्थ्य और समान क्षमता से युक्त होते हैं। अब उन समान क्षमता और समान सामर्थ्य वाले कार्यकर्ता में से किसी एक का निर्णय करना और उसको बी फार्म से आभूषित करना हर एक राजनीतिक दल के लिए कठिन और दुष्कर होता है। अब इस कठिन और दुष्कर कार्य में जो अब्बास भाई ने कहा, मैं सहमत हूं कि किसी एक को अभिषिक्त करा जाता है। अब जिसको एक को अभिषिक्त कर दिया तो जो शेष होते हैं वो अपने आप को उपेक्षित करते हैं, समझते हैं। तो इनको जो अपने आप को उपेक्षित मान रहे हैं उनको ये विश्वास दिलाना होता है कि आप सदैव संगठन में अपेक्षित रहेंगे। ये तात्कालिक रूप से आपको ये जो भाव आया है कि आप उपेक्षित हो, ये भाव जो है ये बहुत तात्कालिक है। तो ऐसा करके मुझे लग रहा है कि एक समझाइश का दौर दोनों राजनीतिक संगठनों में चलता है। एक तो ये बात। दूसरा, अब्बास भाई ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का डंडा होता है, अनुशासन का डंडा नहीं होता। अनुशासन हमारा स्वभाव है और उस अनुशासन के स्वभाव को हम स्वाभाविक रूप से याद दिलाते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू का भय दिखाया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे दागदार चेहरों से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए। ईओडब्ल्यू का डंडा दिखाया जाए या ईओडब्ल्यू का भय अगर किसी को दिखाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो दागदार होगा, निश्चित रूप से उसका जो कृत्य होगा या कदाचार होगा वो इस श्रेणी का होगा कि वो इस श्रेणी में आता है तो वहां पर कानून अपना काम कर रहा है। पर अभी तक तो मुझे मध्य प्रदेश में कोई एक भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं आया है जो सनसनीखेज आरोप अब्बास भाई लगा रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है ये शांतिपूर्वक होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। और तो टीकमगढ़ में आपको ऐसा चेहरा मैदान में नहीं कुछ मिला नहीं आपको, जो इतना दागदार चेहरा। अरे उमेश भाई, उसमें मिला कुछ भी नहीं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी यही तो हैरानी की बात है। हमने नहीं, कहीं ना कहीं आग, अरे कहीं धुआं तो अब्बास भाई तभी उठता है कि कहीं ना कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो आग रही होगी। अगर सुई भी हमसे गिर जाती है तो आप तलवार उठवा देते। उमेश जी, एक सवाल जो इससे आगे का सवाल है, जो बहुत छोटा चुनाव है, और इससे आगे का एक सवाल है जो शायद इसके बाद कांग्रेस पूछ सकती है। वो सवाल ये है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पता चला कि 14 पार्षद खजुराहो के एक होटल में हैं, 16 पार्षद इंदौर के एक होटल में ले जाए गए हैं, 24 पार्षदों को सांची के किसी रिसोर्ट में रखा गया है। इस तरह की खबरें भी नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि शायद अगला सवाल ये हो सकता है कांग्रेस की तरफ से। जी उमेश जी। जी नहीं शरद जी इसलिए नहीं मिल पाएगी कि कमलनाथ जी ने जो गली का निर्माण करा था वो अंधी गली इसी तरफ बढ़ती। अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अंधी सुरंग का निर्माण किया जा सकता था। सर्वाधिक राज्यों में आप कराते हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। जनता सीधे महापौर का चयन कर रही। सदैव महापौर का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है। मैं तो अब्बास भाई से 3 राज्यों में होता है भारत के कि यार बहुत छोटा चुनाव है, छल-छिद्र और कपट से हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं कि इतना छोटा चुनाव है, इसमें ईओडब्ल्यू का हस्तक्षेप कराना, इसमें जांच एजेंसी का हस्तक्षेप कराना, ये कहां तक उचित है? और एक और बात उमेश भाई, कम से कम सांसदों को समझाइए अपने कि पर्चे विड्रॉ नहीं करवाए आखिरी समय पे प्रेशर डाल के, दूसरी पार्टी के निर्विरोध जितवा देना अपने प्रत्याशी को सत्ता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लोकतंत्र के अंदर ये उपलब्धि नहीं है बल्कि सवाल है। चलिए भाई सत्ता में सवालिया निशान नहीं है अब्बास भाई, ये सत्ता में सवालिया आपके निशान माननीय विदिशा के सांसद महोदय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं शाहगंज को लेकर। आपका नेतृत्व इतना कमजोर, अरे आपका नेतृत्व इतना कमजोर। और टीकमगढ़ में जिनके चेहरे आपके थानों में लगे हुए हैं उनको आपने टिकट दे दिए हैं। अब हमसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को टिकट देने की बात कर रहे हैं, हमने नाम लेके गिनाए। नेतृत्व की दुर्बलता है। चलिए उमेश जी, मैं आता हूं, मैं दिनेश जी की तरफ लौटूंगा। दिनेश जी, एक और जो बड़ा दुर्बलता है, अगर हम निर्विरोध मैदान मार रहे हैं तो आपके नेतृत्व की दुर्बलता है। जी दिनेश जी, मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप कांग्रेस के भीतर जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता टॉप लीडर्स में कुछ थी, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने बड़ी उस पर काफ़ी काम करके उस पर काफ़ी हद तक या पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है? जो हम चंद महीनों पहले जो एक चीज़ सुन रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी सार्वजनिक रूप से पूछ रहे हैं कि आपसे मिलकर जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री से, आपसे परमिशन लेके जाएं, या अरुण यादव कह रहे थे संवाद बढ़ाना चाहिए, अजय सिंह जी उनका समर्थन कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, बड़े नेता कहाँ जा रहे हैं। अरुण यादव जी भी परेशान हैं, अजय सिंह जी भी परेशान हैं, दिग्विजय सिंह जी भी शायद क्षुब्ध हैं। अब वो कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए शरद जी, कांग्रेस में ये जितने उदाहरण आपने दिए कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है और ये आगे भी कोई ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये रहेगा, क्योंकि उनके यहाँ इसी तरह से राजनीति होती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जिस तरह के घटनाक्रम देश में हो रहे हैं, जगह जगह मध्य प्रदेश का ही जो में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, या और जगह से कांग्रेस जिस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही है, उसमें ये एहसास तो कांग्रेस के भीतर हर कार्यकर्ता को हो रहा है कि यदि हमने अब अपने आप को नहीं संभाला तो शायद उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि वो चुनावी राजनीति में हम अपने आप को संगठित होकर रखें। तो यही कारण है कि आप देखें ना कि कमलनाथ जी के पीछे एकदम आपको सारे लोग खड़े दिख रहे हैं। और अब आज जो है आप अलग अलग गुटों में उस तरह का दिखते भी नहीं, क्योंकि गुट होने के लिए आपके पास मैन पावर भी होना चाहिए, सपोर्टर भी होना चाहिए। तो आज यदि आप देखेंगे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अलावा कितनी फॉलोइंग है, क्या आप कोई चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? क्या आप परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं? इसी के बरक्स आप बीजेपी को देखें तो क्या आप पाते हैं कि सिंधिया जी और रिमेनिंग बीजेपी बिल्कुल तालमेल एकदम बहुत आदर्श आप पाते हैं, या आपको लगता है कि इस चुनाव के मौके पे कुछ जगह बर्तन खटके हैं? देखिए ये बड़ा स्वाभाविक सा है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं, यदि लगातार एक कांग्रेस में राजनीति कर रहे थे और सिंधिया जी जैसा उनके पास यदि एक चेहरा था तो कई बार टिकट जैसी चीज़ें, पद जैसी बड़ी आसान हो जाती थी। जब आप एक संगठन में दूसरे में जाते हैं जिसका एक अपने काम करने का सिस्टम है, तो एक थोड़ा असुविधा तो होती है। लेकिन ये असुविधा जो है कई जगह हमने देखा ना कि लोग कैंडिडेट मैदान में भी हैं, कुछ टिकट को लेके लोगों में भी है कि आगे का भविष्य क्या होगा। क्योंकि ये सवाल तो है ना, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं,
फिर वहाँ यदि आपको पार्षद का भी टिकट नहीं मिल रहा है तो आगे क्या संभावना है। तो एक चिंतन वहाँ भी चल रहा है। इस चिंतन का परिणाम आप हो सकता है कि हम नगरीय निकाय के चुनाव निपट जाएं, उसके बाद हो सकता है कि कोई एक दौर ऐसा आए जिनको वापस जाना है वो वापस चले जाएं या फिर अगले 23 की तैयारी में वो जुट जाएं। आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा, पहले अब्बास साहब आपसे, फिर उमेश जी से। कम वक्त है मेरे पास, मुझे जल्दी से बताइए आपकी ताकत क्या है इस चुनाव में, जिसके भरोसे आप ये दावा कर रहे हैं कि आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। शरद जी, हमारे पास ताकत दो है। एक कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल है जिसमें अनेकों वादे जनता को अधिकार दिलाने के पूरे किए गए हैं, वादे गिनाने में समय लग जाएगा। और दूसरा है हमारी जनता, मध्य प्रदेश की जनता, जिसने 16 नगर निगम आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सौंपे, उन्होंने बदहाल करके रख दिया, कोई काम नहीं किया। और खुद उनकी महापौर प्रत्याशी भोपाल में कहती हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगी भोपाल का नगर निगम, जो 13 साल से बीजेपी के ही पास है। जनता पूरा का पूरा निर्णय कर चुकी है। जनता को ने हमें आश्वस्त किया हुआ है कि जनता इनको बाहर करेगी 2018 की तरह। उमेश जी, आपसे भी यही सवाल है, क्या आपकी ताकत है और जो आपका दावा है कि आप सारी नगर निगम फिर हासिल करेंगे, बीजेपी ये दावा बार बार कर रही है, किस तरह से आप क्या स्ट्रेंथ है आपकी? जी, क्या ताकत है? जी। तीन ताकत है शरद जी, 3 ताकत है। पहली ताकत तो यह है कि शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो 18 साल का हमारा मध्य प्रदेश का, हमारे कमोबेश सभी मुख्यमंत्री उसमें आ गए, 18 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, एक हमारी ताकत यह है। दूसरा, जनता का हम पर भरोसा हमारी शक्ति है। और तीसरा, हमारे कार्यकर्ता का सामर्थ्य, वो हमारी पूंजी है। इन तीनों के आधार पर हम 100% विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, इन दावों की दोनों ही पार्टियों के दावे हैं ये, और नेतृत्व तो दोनों ही पार्टियों की एक शक्ति के तौर पर देखा जाता है। शिवराज जी निश्चित तौर पर एक निर्विवाद लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और कमलनाथ जी इसी हैसियत से कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि दोनों ही नेता समर्थ हैं और ये माना जाता है कि वो अपनी अपनी पार्टी के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है हर दृष्टि से। तो संग्राम काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में और जिस मौके पर ये चुनाव हो रहा है, ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि करीब करीब 3.5 साल में 15 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, और करीब करीब बाद का जो समय है 2 वर्ष का, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन का रहा है। तो बहुत दिलचस्प है ये मैंडेट, क्योंकि जनता क्या सोचकर कैसे वोट करेगी, ये पैटर्न देखना बहुत दिलचस्प होगा। और बेहिचक ये 2023 का सेमीफाइनल तो है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और आगे देखिए, गुजरात के एक ऐसे युवा IAS अफसर से अफसरनामा में बातचीत, जिनकी 10th में, जब वो 10th क्लास में पढ़ते थे तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में उनके नंबर थे 35, 36 और 37। लेकिन वो कहते हैं कि मार्कशीट नहीं, आपकी सोच और आपकी मेहनत आपका भविष्य तय करती है। तो मिलिए अफसरनामा में इस बार गुजरात के भरूच के कलेक्टर तुषार D. सुमेरा से। एक देखने लायक बातचीत ज़रूर देखिए। नमस्कार।